हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 13 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ट्रायल बैलेंस अपने को ब्रांच का गिवन है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको आप पहले ठीक कर लो। जैसे 31 मार्च नहीं होगा, यहाँ पे होगा 31 दिसंबर 2022। और भी एक दो मिस्टेक है, जैसे कि January 1 2022 होगा, December 31 2022 होगा। ठीक है, तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, जो ट्रायल बैलेंस है वो डॉलर में है। और अपने को सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को किस में कन्वर्ट करना है? यूपीस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत सारे एक्सचेंज रेट आपको गिवन होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा एक्सचेंज रेट कब लगेगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस जो गिवन था वो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट को यूज करके उनको हम लोग यूपीस में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कहाँ पे कौन सा एक्सचेंज रेट लगेगा वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लास्ट डे का है, हाँ या ना? तो यहाँ पे जितने भी एसेट और लाइबिलिटीज होंगे सबका क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस गिवन है। जैसे सपोज कैश कैश का बैलेंस है, हाँ या ना? तो कैश का आज के दिन का बैलेंस है, हाँ या ना? तो क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग है, तो एसेट लाइबिलिटी भी क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो हम लोग क्लोजिंग एट को यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस इनकम लास्ट डे का नहीं होता है। दो ट्रायल बैलेंस आपका लास्ट डे का है, पर एक्सपेंस इनकम लास्ट डे का नहीं है। एक्सपेंस इनकम पूरे साल भर का है। क्योंकि एक्सपेंस इनकम पूरे साल भर का है तो यहाँ पे आपको एवरेज रेट लेना होगा। ठीक है, पर एसेट लाइबिलिटी, जैसे सपोज डेटर 100 रुपया है, तो डेटर का जो बैलेंस 100 रुपया, ये पूरे साल भर नहीं था। ये डेटर का बैलेंस सिर्फ आज का 100 रुपया है। कल कुछ और हुआ होगा और नेक्स्ट से कुछ और होगा। ठीक है या नहीं? 100 रुपया स्ट्रिक्टली सिर्फ आज का है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस 100 रुपया में क्लोजिंग रेट यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर? और बहुत सारी चीज में क्या होता है कि बता देता है कि इसका यही रेट लगेगा, तो उसको आप यही वही रेट लगा लेना। और ध्यान रखना, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ये तो आप जानते हो, ओपनिंग स्टॉक है तो फिर ओपनिंग रेट अपने लोग लगाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है तो फिर क्लोजिंग रेट लगाएंगे, हाँ या ना? तो ये तो बहुत सिंपल है। बस ये ध्यान रखना, इनकम एक्सपेंस आज का नहीं होता है, क्लोजिंग का नहीं होता है, पूरे साल भर का होता है। तो उसमें एवरेज रेट लगेगा, जबकि एसेट और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, आज का होता है, तो उस पे क्लोजिंग रेट लगेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या हम लोग इसको यूज कर पाएंगे या नहीं। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ। देखो, हेड ऑफिस की बुक में, मतलब मेरी बुक में ब्रांच का क्या है? डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना? मेरी बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है, वो भी यूपीएस में। तो इसको हम लिख कर समझते हैं। देखो, मेरी बुक में, हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है कितना? 13,20,000। ठीक है या नहीं? अच्छा, मेरी बुक में ब्रांच डेबिट है, तो ब्रांच की बुक में हम क्या होंगे? क्रेडिट। ये देखो, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हम क्या है? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट है? $18,000 से। देखो, ब्रांच के बुक में हम क्या है? क्रेडिट है, और कितने से? $18,000 से, हाँ या ना? अब देखो, सम अपने को स्टार्ट, अभी सम से स्टार्ट हुआ है, और जितने भी डॉलर्स हैं उनको अपने को यूपीस में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? मेरी बुक में ब्रांच डेबिट है तो ब्रांच की बुक में हम क्रेडिट होंगे। 18,000 जो डॉलर है उसका वैल्यू यूपीस में क्या होगा? 13,20,000। क्या ये बात क्लियर? एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि नहीं दीदी, मेरी बुक में जो होता है और ब्रांच की बुक में जो होता है वो अलग अलग होता है, हाँ या ना? जिसको हम लोग फिर रिकॉन्साइल करते हैं। तो यहाँ पे आप सेम क्यों मान लिए? देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे पहले क्या कर रहे हो, कि डॉलर को आप यूपीस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना? तो जब हम लोग डॉलर को यूपीस में कन्वर्ट करें, और सम अभी जो स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हमको डॉलर को यूपी में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्लियरली तो आपको यही अज्यूम करना होगा ना कि डॉलर 18,000 का यूपीस में वैल्यू क्या होगा? 13,20,000। क्या ये बात क्लियर? देखो, नॉर्मल क्या होता है कि वैल्यू अलग अलग होते हैं, ये बात सही है।
और उसको हम लोग आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि हाँ भाई अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों यूपीस में होते हैं। यहाँ पे एक डॉलर और एक यूपीस में है, और मेरे को डॉलर को लास्ट में यूपीस में कन्वर्ट करना है। पहले तो मेरा काम है कि डॉलर को यूपीस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ तो मेरे को साफ साफ देखा है कि 18,000 डॉलर का यूपीस वैल्यू क्या होगा, 13,20,000। आ जाना। तो इसका यूपीस वैल्यू कितना होगा, 13,20,000। तो हेड ऑफिस में जाएंगे, इस 18,000 का यूपीएस वैल्यू है 13,20,000। इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? देखो 18,000 क्रेडिट में है, तो यूपीएस की हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, 13,20,000। अब नेक्स्ट देखो क्या है। देखो हमारी बुक में गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, 80 लाख यूपीस में, ठीक है यानी। देखो हमारे बुक में गुड्स सेंड टू ब्रांच है यूपीस 80 लाख, हाँ या ना? देखो मैंने तो दिया, इससे मेरी बुक में गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ब्रांच को तो मिला होगा। तो ब्रांच की बुक में क्या होगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस होगा, हाँ या ना? मैंने तो दिया, तो मेरी बुक में तो गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा। ब्रांच को तो मिला है, तो ब्रांच की बुक में क्या होगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। ये देखो मेरे पास ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कितना है, 90,000। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है 90,000। अब मेरे को एक बात बताओ, डॉलर को हमको यूपीस में कन्वर्ट करना है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस डॉलर का यूपीस वैल्यू कितना है, 80 लाख। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 80 लाख। अब क्योंकि ये डेबिट में है, तो वैल्यू भी कहा जाएगा डेबिट में। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर ऑफिस फर्नीचर मैंने 2005 में खरीदा था, और 2005 में एक्सचेंज रेट 80 था। तो ठीक है, फर्नीचर पे भी अपने लोग 80 लगाएंगे। फर्नीचर है, इसका एक्सचेंज रेट हो जाएगा 80। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एक बार रहने देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। एक बार इसको पेंडिंग में रखते हैं, और डेप्रिसिएशन भी एक बार पेंडिंग में रखते हैं। ये ट्रेडिंग पीरियड में बाद में समझाऊंगी कैसे होगा, एक बार ये रहने दो। तो चलो पहले ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो और कुछ बताया नहीं, तो अपने को अब खुद से दिमाग यूज करना है कि कौन सा एक्सचेंज रेट लगेगा। जैसे हेड ऑफिस का तो चलो यूपीस में गिवन है, सेल्स का गिवन नहीं है। अब मेरे को बताओ, सेल्स तो लास्ट डे का नहीं होता है, सेल्स तो पूरे साल भर का होता है, हाँ या ना? तो इस पे क्या लगेगा, एवरेज रेट दैट इज 90। फी है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसका देखो यूपीएस वैल्यू है, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक, इस पे क्या लगेगा, ओपनिंग रेट जो कि है 88। कैश का क्लोजिंग वैल्यू होता है, हाँ या ना? ऐसा नहीं कि ये जो 100 डॉलर है ये पूरे साल भर का है, ये सिर्फ आज का वैल्यू है। तो इस पे क्लोजिंग रेट लगेगा जो कि है 92। बैंक में भी 92, लाइबिलिटीज भी क्लोजिंग होते हैं, तो इस पे भी क्लोजिंग लगेगा। सैलरी पूरे साल भर का है, जैसे ये जो 6,000 डॉलर है, ये आज का नहीं है, पूरे साल भर का है, तो इस पे एवरेज रेट लगेगा दैट इज 90। इस पे भी 90, इस पे भी 90। और डेटा का जो बैलेंस है वो आज का होता है, ठीक है? तो फिर क्लोजिंग रेट अपने लोग लगाएंगे दैट इज 92। अब इंटू करके निकालेंगे, जैसे 90 इंटू 120 करोगे, तो कहाँ पे वैल्यू लिखोगे, क्योंकि 120 क्रेडिट में है, तो वैल्यू भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। जल्दी से करके देखते हैं कितना होगा इसका। अब देखो 88 इंटू 15 करोगे तो डेबिट में आएगा। फिर इधर करेंगे, सबको इंटू कर लेते हैं अपने। 2,000 क्रेडिट में है, तो वैल्यू भी जो आएगा वो क्रेडिट में आएगा। अब हम लोग टोटल करेंगे सबका, सबका टोटल करके देखते हैं कितना होगा। डेबिट का पहले मैं टोटल कर रही हूँ।
और इधर इसका टोटल करते हैं क्रेडिट का। ना डिफरेंस आया है, हाँ या ना। ये डिफरेंस क्यों आया है, सेम क्यों नहीं आया है? क्योंकि अगर आप डिफरेंट एक्सचेंज रेट लगाओगे तो डेफिनेटली डिफरेंट तो आएगा ही। अब यहाँ पे देखो, अगर हम टोटल करें तो टोटल, क्योंकि ये बड़ा है तो यही आएगा। 1,23,04,000 यही आएगा। अब इधर डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा देखते हैं। इतने का जो डिफरेंस आएगा ये किस वजह से आया है? क्योंकि हम लोग अलग अलग एक्सचेंज रेट लिए हैं उसके वजह से। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था जो हम लोग नहीं लिए थे, क्लोजिंग स्टॉक को ले लेते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख लेते हैं, क्योंकि उसको भी हमको यूपीस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मेरा कंप्लीट है, अब हम लोग अलग से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डेफिनेटली डेबिट में आएगा, जो कि 9,000। अब क्योंकि क्लोजिंग है तो क्लोजिंग एट लेंगे। क्लोजिंग एट कितना है यहाँ पे? क्लोजिंग एट है 92, तो लिखेंगे 92। तो इंटू कहेंगे कितना होगा, इतना। अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पे बाकी है, वो मैं बताती हूँ क्या। क्लोजिंग स्टॉक बाकी था जो हम लोग ने इसको यूपीस में कन्वर्ट कर लिया। एक डेप्रिसिएशन बाकी है, इसका आपको अभी यूपीस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी यूपीस में है। पर याद रखना, जब आप पीएल बनाओगे तो डेप्रिसिएशन आप याद से ले लेना। अब देखो, एक तो डाउट आपका होगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा और कैसे आप टैकल करोगे, वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो, ब्रांच ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, देखो क्या डाउट है मैं आपको लिखकर समझाती हूँ। देखो, एक सम हम लोग किए थे जहाँ पे हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच बैलेंस शीट और ब्रांच अकाउंट हमने बनाया था, हाँ या ना। एक सम हम लोग किए थे, शायद इसके ठीक पहले से पहला वाला कोई सम होगा, अब एक बार आप चेक करना। जहाँ पे हमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्लस ब्रांच अकाउंट हमने बनाया। ठीक है, देखो वहां पे हमने क्या किया वो ध्यान से समझना। देखो, ट्रेडिंग जैसे डेबिट होता है वैसे ही आपने ट्रेडिंग डेबिट किया। फिर याद है, हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच कर दिया। सेल के समय जैसे ट्रेडिंग क्रेडिट होता है तो हमने टू ट्रेडिंग लिखा, ब्रांच डेबिट किया। पीएल में भी वही किया। फिर बैलेंस शीट क्योंकि हम बना रहे थे तो हमने क्या किया, ब्रांच एसेट डेबिट टू ब्रांच, फिर टू ब्रांच लाइबिलिटी ब्रांच डेबिट, हाँ या ना। और ये सारा का सारा पोस्टिंग ब्रांच में हुआ, क्योंकि ब्रांच में आप इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी सब दिखा रहे हो। तो आपका पक्का ब्रांच अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को क्या बोला है, यहाँ पे अपने को ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है, ब्रांच पीएल अकाउंट बोल रहा है और ब्रांच अकाउंट बोल रहा है। ठीक है, या नहीं, ब्रांच अकाउंट अपने को बोल रहा है। यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट नहीं बोल रहा है। देखो, जब आपको बैलेंस शीट नहीं बोला है तो उस केस में आप पता है क्या करोगे, आप नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल जैसे नॉर्मल बनता है, नॉर्मल मतलब ब्रांच में ट्रांसफर करते हो वैसे नहीं, जैसे हम लोग 11 12 में सीखे थे वैसे हम लोग बेसिक ट्रेडिंग पीएल बना लेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रांच बनाएंगे, जहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था ना कि ट्रेडिंग डेबिट होता है तो ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे टू ब्रांच, वो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर? देखो, एक डाउट आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी इतना सारा सम कर रहे हैं, सब में अलग अलग मेथड लग रहे हैं। हमने ठीक ऐसा ही सम पहले भी किया था, तो उधर ट्रेडिंग पीरियड अलग बना था, इधर ट्रेडिंग पीरियड अलग बन रहा है। तो हम कैसे समझेंगे कि कब मेरे को क्या करना है? देखो, अगर आप बैलेंस शीट भी बनाए, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ब्रांच, ठीक है या नहीं। पहली बात ये, आप बहुत सम नहीं कर सकते हो, ऐसा आपने सिर्फ एक ही सम किया जहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और ब्रांच कर रहे हो। अगर ऐसा सम रहा तो आप क्या कहोगे, ट्रेडिंग पीएल कैसे डेबिट होता है वो आप डिसाइड कर लो, बाद बाकी में ब्रांच आएगा। ठीक है या नहीं। और बैलेंस शीट बना रहे हो तो ऐसे डेबिट कर दो टू ब्रांच, लाइबिलिटी क्रेडिट ब्रांच डेबिट, ठीक है या नहीं। और सब कुछ ब्रांच में जा रहा है तो ब्रांच आपका लास्ट में टैली हो जाएगा। पर अगर कोई भी सम, जैसे ऐसा नहीं कि यही सम, कोई भी सम
जहाँ पे आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो फिर आप कैसे करोगे, तब तो एक गैप हो गया ना। तो उस केस में क्योंकि आधा अधूरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सम का, तो आप क्या करना, ट्रेडिंग पीएल जैसे 11 12 में बनाते थे वैसे बनाना। और फिर ब्रांच अकाउंट जैसे हम लोग करते नहीं थे कि ट्रेडिंग जो डेबिट है डेबिट फिर टू ब्रांच, उस कॉन्सेप्ट से हम लोग ब्रांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग पीएल को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। अगर आप साथ में दोनों को बनाओगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि हमको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आओ। यहाँ पे देखो ब्रांच अकाउंट भी हमको बोला था, एक एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो ब्रांच अकाउंट बनाना है, मेरी बुक में ब्रांच क्या है, डेबिट है, हाँ या ना। तो मेरी बुक में ब्रांच अकाउंट डेबिट है, तो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस लिख लो। क्योंकि ब्रांच अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखो 13,20,000। और ये बैलेंस है तो टू बैलेंस वेटिंग, ठीक है। देखो हम लोग ब्रांच अकाउंट भी बना रहे हैं और ब्रांच का बैलेंस बता दिया है, मेरी बुक में ब्रांच का बैलेंस है इतना। तो बैलेंस लिख के अब आप ट्रायल बैलेंस से सारा इंफॉर्मेशन देख लेना। हेड ऑफिस हमारे जैसे, जैसे हेड ऑफिस अकाउंट नहीं बनेगा, ब्रांच अकाउंट बनेगा जिसका हम लोग ऑलरेडी बैलेंस देख लिया है। फिर देखो सेल जो कि ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में लिखो बाई सेल्स अकाउंट। ट्रेडिंग में बाई सेल्स अकाउंट जो कि कितना है, 1,08,00,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,08,00,000। फिर नेक्स्ट देखो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच को मिला है तो ब्रांच के लिए तो ये परचेज हो गया, तो वो परचेज की तरफ लिखेगा। टू गुड्स रिसीव फ्रॉम, ब्रांच को तो मिला है तो ब्रांच तो परचेज की तरफ इसको दिखाएगा, जो कि कितना है 80 लाख। तो लिख देंगे 80 लाख। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो अपने लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 13,20,000 टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। फिर ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, यानी तो कैश बैंक आउटस्टैंडिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा, यानी तो फिर सैलरी लिख लेंगे जो कि ये 540, सैलरी पीएल में आएगा। पीएल में लिख लेंगे टू सैलरी अकाउंट 540। फिर टैक्स इंश्योरेंस और एंड पे लिख देंगे। 45 और 180 है। फिर डेटर बैलेंस शीट में जाएगा तो ये है नेटो। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस इन एक्सचेंज, देखो या तो ये प्रॉफिट होगा या तो ये लॉस होगा, क्योंकि ये डेबिट में है तो पक्का ये लॉस है, ठीक है या नहीं। डिफरेंस इन एक्सचेंज, या तो एक्सचेंज रेट अगर अलग अलग एक्सचेंज रेट लगाओगे तो या तो फायदा होगा या तो नुकसान। अब क्योंकि डेबिट में है तो लॉस है, तो यहाँ पे लिखो टू डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग में लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाया, मेरे को लगा कुछ प्लस माइनस करना होगा पर कुछ जरूरत पड़ा ही नहीं, तो ये आप हटा भी सकते हैं क्योंकि कोई कॉलम का जरूरत ही नहीं पड़ा इसका अपने को। कुछ रिटर्न वगैरह था ही नहीं इधर।
अच्छा एक और चीज है, याद है वो डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन लिख लो, क्वेश्चन में था ना डेप्रिसिएशन। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर अकाउंट 10% था, एक बार चेक करना आप बुक में। 10% है। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है 16 लाख। तो 16 लाख का 10% होगा 160। तो यहाँ पे लिख देंगे 160। और तो कुछ नहीं है, एक बार ट्रेडिंग पीएल टैली करो। ट्रेडिंग का जो भी अमाउंट आएगा वो पीएल में जाएगा। इधर जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। डैश दे के लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसको टैली करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में चला जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे टू जनरल पीएल अकाउंट। देखो ब्रांच अकाउंट के लिए आप पहले ये डिसाइड करो कि ट्रेडिंग क्या होगा, जिससे इन दोनों के लिए ट्रेडिंग क्या होगा, ट्रेडिंग डेबिट होगा, हाँ या ना? ओपनिंग स्टॉक और गुड्स रिसीव के लिए ट्रेडिंग डेबिट होगा। ट्रेडिंग डेबिट होगा और टू क्या होगा, ब्रांच, हाँ या ना? तो ब्रांच के क्रेडिट में लिखो ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ब्रांच के क्रेडिट में लिखो बाय ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे एक अमाउंट का भी कॉलम, एक डिटेल का कॉलम भी चाहिए होगा अपने को, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ये सब दिखाना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पे एक और अपने को डिटेल कॉलम चाहिएगा। बाय ट्रेडिंग अकाउंट आपने लिखा, फिर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और ये गुड्स रिसीव्ड होगा। तो डैश दे के लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर डैश दे के लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 13,20,000, 13,20,000, 80 लाख। फिनेस देखो, यहाँ पे देखो सेल और क्लोजिंग स्टॉक के वजह से ट्रेडिंग क्रेडिट होगा। अगर ट्रेडिंग क्रेडिट होगा तो ब्रांच क्या होगा, डेबिट। तो ब्रांच के डेबिट में लिखो टू ट्रेडिंग अकाउंट। और डैश दे के लिखो सेल्स, और डैश दे के लिखो क्लोजिंग स्टॉक। 1,08 लाख। 8,28,000। फिनेस देखो क्या है, ये तो मतलब देखो हम लोग एक्सपेंस और इनकम लिख दिए हैं। जब आप इनकम और एक्सपेंस लिख रहे हो तो फिर आपको प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है। प्रॉफिट अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है, ये मैंने पहले भी कहीं बताया था आपको। अब यहाँ पे देखो पीएल डेबिट हो है, हाँ या ना? पीएल अगर डेबिट है इनके वजह से, तो फिर ब्रांच क्या होगा, क्रेडिट। तो ब्रांच के क्रेडिट में लिखो बाई पीएल अकाउंट। और यहाँ पे अपने को लिख देना होगा किस वजह से, सैलरी टैक्सेस।
सैलरी है 5,40,000। टैक्सेस इंश्योरेंस है 45,000। रेंट है 1,80,000। डिफेंस इन एक्सचेंज है 21,000। डेप्रिसिएशन 160 है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने पहले ही बोल दिया था, लिखने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। अब अपने एक्सपेंस लिख दिया तो नेट प्रॉफिट अपने आप इनकॉर्पोरेटेड होगा, ध्यान से समझो। ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने पहले ही ऊपर समझा दिया था कि नहीं आएगा। अब क्योंकि आपने एक्सपेंस लिख लिया तो अपने आप नेट प्रॉफिट आया हुआ होगा, आपको अलग से नेट प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेकिन डैश दे के लिखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब टोटल करते हैं कितना होगा। इसका टोटल देखते हैं कितना होगा। अब अपने लोग बैलेंस सीधी बीडी कर लेंगे। नॉर्मल जैसे आप टैली करते हो वैसे कर लो। ये जो डिफरेंस आएगा जो कि होगा बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी यहाँ पे जाके हो जाएगा बीडी। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।